आज के इस वीडियो में हम सुपरविजन को जानने वाले हैं कि सुपरविजन क्या होता है, उसके मीनिंग, फंक्शंस एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ सुपरविजन कि सुपरविजन आखिरकार होता क्या है। सुपरविजन इज डिफाइंड एज ओवरसीइंग एंड ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो सुपरविजन का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब हमसे जो जूनियर हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो कब काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो काम ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग सुपरविजन बोलते हैं। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, हमसे जो जूनियर हैं, उनके ऊपर एक ध्यान रखना, ये देखने के लिए कि वो अपना काम ठीक से कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वही सुपरविजन कहलाता है। सो व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन मींस ओवरसीइंग एंड ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हमारे सबऑर्डिनेट्स कौन सा काम कर रहे हैं, उनको देखना, लगातार देखना, वही सुपरविजन कहलाता है। नाउ मेनली सुपरवाइजर सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट्स। हम जानते हैं कि सुपरविजन जो है सुपरवाइजर के थ्रू होता है। इट इज इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हर एक लेवल पे इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स टू एंश्योर दैट द वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। इट कैन बी डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग द वर्क दैट सपोर्ट्स टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो सुपरविजन का मेनली मतलब क्या होता है कि अपने एम्प्लॉइज के ऊपर में नजर बना के रखना कि क्या वो लोग काम ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यही सुपरविजन कहलाता है। In order to look after our employees to confirm that whether the work is being done or not, वही सुपरविजन कहलाता है। यानी हम जानते हैं कि सुपरविजन क्या होता है। जो काम सुपरवाइजर करते हैं, मतलब देख रेख जो करते हैं, काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ, वही सुपरविजन कहलाता है। फिर इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सुपरविजन इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सुपरवाइजर्स बेसिक रोल इज टू प्लान द डेली वर्क शेड्यूल ऑफ द वर्कर्स by guiding them the nature of their work and also dividing the work amongst the workers according to their interest, aptitude, skills and interest। अब एक सुपरवाइजर का पहला जो काम है वो ये होता है कि वो जो अपने वर्कर है उसका डेली का एक वर्क शेड्यूल बना दे। मतलब कौन सा आदमी कितना काम करेगा, कब काम करेगा, वो बनाना, वो उसका पहला काम होता है। इट इज द फर्स्ट जॉब ऑफ द सुपरवाइजर टू मेक अ शेड्यूल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स कि उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, सब कुछ बताना सुपरवाइजर का पहला काम है। अब वो ये किसके ऊपर देख के करता है? वो पहली बात तो उनके इंटरेस्ट के ऊपर देख के करता है कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, फिर उनके एप्टीट्यूड्स, स्किल्स और इंटरेस्ट पे, मतलब उनका स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स को भी देखा जाता है कि वो लायक किस काम के हैं एंड वो स्किल्स किस काम में रखते हैं। इन सबको मद्देनजर रख के एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला काम जो कि सुपरविजन के थ्रू होता है वो ये है कि सुपरवाइजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स का एक शेड्यूल बनाते हैं कि उन्हें आखिरकार क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है। फिर इसके बाद आता है प्रोविजन ऑफ वर्किंग कंडीशंस। A supervisor plays an important role in the physical setting of the factory and in arranging the physical resources at right place. This involves providing proper sitting place, ventilation, lighting, water facilities, etc. to workers. His main responsibility is here to provide healthy and hygienic condition to the workers. अब सिर्फ हम अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा लेंगे वो नहीं होगा, हमें अपने सबऑर्डिनेट्स का ध्यान भी रखना होगा। तो एक सुपरवाइजर जो है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो फैक्ट्री के फिजिकल सेटिंग के ऊपर ध्यान दे, जिससे कि जो फिजिकल रिसोर्सेज है, मतलब जो फैक्ट्री का फिजिकल रिसोर्सेज जो कि उसके मशीन्स हो गए, ये हो गए, वो ठीक से रहे। और उसमें उसके लिए ये भी देखना जरूरी है कि फैक्ट्री में सब जो रिसोर्सेज हैं क्या वो ठीक है या फिर नहीं है, मतलब बैठने का जगह, उठने का जगह, लाइटिंग का जगह, वाटर फैसिलिटी, ये सब कुछ भी ठीक से है या फिर नहीं है, ये भी देखना एक सुपरवाइजर का काम होता है। सो सुपरवाइजर का पहला काम तो ये होता है कि वो अपने एक शेड्यूल बना के दे। दूसरा होता है कि वो वर्किंग कंडीशंस, मतलब कि वो काम करने के जो कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखे, उनको ठीक रखे कि काम ठीक से हो रहा है, तो उसके लिए एक ठीक एनवायरनमेंट भी होना चाहिए एंड उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ये एक सुपरवाइजर का काम है। फिर इसके बाद आता है लीडरशिप एंड गाइडेंस। अ सुपरवाइजर इज द लीडर ऑफ वर्कर्स अंडर हिम। ही लीड्स द वर्कर्स एंड इन्फ्लुएंसेस देम टू वर्क देयर बेस्ट। ही आल्सो गाइड्स द वर्कर्स बाय फिक्सिंग प्रोडक्शन टारगेट्स एंड बाय प्रोवाइडिंग देम इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस टू अचीव दोस टारगेट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन में एक सबऑर्डिनेट्स का हेड सुपरवाइजर होता है, वही उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है, वही उनको बोलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो उनको गाइड भी करता है कि उनको किस तरीके से काम करना है अगर वो किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं। सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ सुपरविजन कि उसमें सुपरवाइजर को लीडर की तरह काम करना है एंड उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना है। ही हैज टू गाइड हिज सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे वर्क efficiently। फिर इसके बाद है मोटिवेशन। A supervisor
supervisor plays an important role by providing different incentives to workers to perform better. There are different monetary and non-monetary incentives which can inspire the workers to work better. अब हम जानते हैं कि वर्कर अपना काम जानता है लेकिन वो किसी कारणवश अपना काम में मन नहीं लगा पा रहा या फिर उसको काम में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है सुपरवाइजर के लिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके जूनियर्स हैं, वो उनको मोटिवेट करे. इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द सुपरवाइजर टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स सो दैट हिज सबऑर्डिनेट्स वर्क इन द बेस्ट मैनर. वो अपना 100% आउटपुट दे सके, इसके लिए मोटिवेट करना उनको, ये एक सुपरवाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है. फिर इसके बाद आता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर. दिस विल इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टाइम शेड्यूल. अब सब कुछ का एक रिकॉर्ड बना के रखना, सब कुछ का हिसाब किताब रखना, ये भी एक सुपरवाइजर का काम होता है. दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ अ सुपरवाइजर. तो पहले वो क्या करता है कि जो काम हुआ है वो कैसा है एंड जो काम होना चाहिए था वो कैसा है, उसके बीच में एक कंपैरिजन करता है. मतलब वो काम किस तरीके से हुआ है एंड उसको कैसा होना चाहिए था, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो उसको रिकॉर्ड करता है. फिर ये चेक करता है कि काम में प्रोग्रेस कितना हुआ है, हाउ मच हैज बीन द प्रोग्रेस इन वर्क. फिर उसके बाद होता है कि क्या कोई डेविएशंस हुए हैं, मतलब क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है, और अगर हुए हैं तो उसका सोल्यूशन भी देना एक सुपरवाइजर का काम होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सुपरवाइजर टू चेक वेदर एनी मिस्टेक्स हैव बीन अकर्ड एंड इफ दे हैव बीन अकर्ड तो उनके सोल्यूशंस भी देना एक सुपरवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ नॉट इंडिपेंडेंटली सॉल्व रिपोर्टिंग इट टू टॉप मैनेजमेंट. अब सुपरवाइजर को कोशिश करना चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर किसी कारणवश वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है, सुपरवाइजर खुद से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है, तो उस केस में वो उसको टॉप मैनेजर के पास लेके जाना चाहिए. टॉप मैनेजमेंट को सूचित कर देना चाहिए कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, कृपया आप आके इसमें देखिए. सो ये सब एक सुपरवाइजर के काम है कि एक सुपरवाइजर होने पे एक आदमी को क्या काम करना पड़ता है. इसके बाद आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल. स्पैन ऑफ कंट्रोल एक बहुत इजी कंसेप्ट है. स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट refers to the total number of subordinates who can be effectively controlled or managed by a superior. It also denotes the number of subordinates who report to a superior. अब span of control का सिंपल मतलब होता है कि एक सुपीरियर के अंदर में कितने लोग काम कर सकते हैं, मतलब एक सीनियर के अंदर में कितने जूनियर्स काम कर सकते हैं, वही स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है. फॉर एग्जांपल अगर एक सीनियर के अंदर में 50 लोग काम कर सकते हैं तो 50 उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल हुआ. अगर 5 लोग काम कर सकते हैं तो 5 उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल हुआ. सो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक सुपरवाइजर अपने अंदर में कितने आदमियों को रख सकता है, हाउ मेनी पीपल कैन ही कीप अंडर हिज कंट्रोल, वही स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है. सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए. एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए. आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए. तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए. और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए. और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए. एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा. तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद.